अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो स्वागत है आप लोग का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एएच स्मार्ट क्लासेस में। तो और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज का क्लास होगा 12 उर्दू चैप्टर नंबर 10। आपके चैप्टर का नाम क्या है? इब्राहिम सुक्का। और ये एक अफसाना है जिसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में करने वाले हैं। आपका किताब जो होता है कहकशा बुक उर्दू का, उर्दू में तो एक ही बुक है कहकशा बुक, उसको हम मतलब चैप्टर नंबर 10 जो आपका है इब्राहिम सुक्का, उसका एक एक लाइन पढ़ेंगे और आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो भी मिलेगा। 2025 न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर 10 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम चैप्टर 9 तक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। और चैप्टर 10 यानी कि ये चैप्टर बहुत ही लंबा है, 14-15 पेज का है, इसलिए एक वीडियो में कवर होने वाला है नहीं, इसलिए इसका पार्ट 1 ही वाला रहेगा। उसके बाद पार्ट 2 हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? इब्राहिम सुक्का। और ये एक अफसाना है, ये बात तो आप जानते ही है। और जिसके मुसन्निफ़ कौन है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़। इब्राहिम सुक्का नाम का चैप्टर जो है उसका मुसन्निफ़ का नाम क्या है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़। और ये एक अफसाना है। और आपको पता ही होगा चैप्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसलिए हम पहले सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के बारे में जानेंगे। थोड़ा बहुत जानकारी इस किताब में आपके दिया हुआ है। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रहा है ये है सलाम बिन रज़्ज़ाक़। आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए। इसका नाम क्या है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़। और ये कौन से चैप्टर के मुसन्निफ़ है? तो इब्राहिम सुक्का नाम का एक चैप्टर है उसका मुसन्निफ़ है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ महाराष्ट्र के पनवेल में 15 नवंबर 1941 ईस्वी को पैदा हुए थे। 2000 अगर आप लोग 23 का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ कब पैदा हुए, तो कहाँ पैदा हुए थे? तो ऑप्शन में था महाराष्ट्र। तो आराम से उसमें महाराष्ट्र में टिक किया जो बच्चा उसका सही था। और कभी कभी ऑप्शन में दे देता है पनवेल भी, तो इसलिए आप लोग को याद रखना है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ कहाँ पैदा हुए थे? महाराष्ट्र के पनवेल में। और कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1941 ईस्वी को। इनकी तालीम डिप्लोमा इन एजुकेशन की है। इनकी तालीम क्या है? डिप्लोमा इन एजुकेशन की। ये भी याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की तालीम कहाँ है, क्या है? तो डिप्लोमा इन एजुकेशन। और बम्बई में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों से 35 वर्ष तक उस्ताद की हैसियत से मुताल्लिक रहे। क्या कहा जा रहा है? बम्बई में जो है इन्होंने 35 वर्ष तक उस्ताद की हैसियत से मुताल्लिक होने के बाद 1999 ईस्वी में सबकदोश हो गए। बम्बई में जो है इन्होंने 35 वर्षों तक उस्ताद बनकर तालीम दी है। उसके बाद 1999 ईस्वी में इन्होंने सबकदोश हो गए, मतलब 1999 ईस्वी में इसका रिटायर हो जाता है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ फिल वक्त मुंबई में मुकीम है। उसके बाद सलाम बिन रज़्ज़ाक़ कुछ वक्त के लिए मुंबई में रहने लगे थे। 1964 ईस्वी में इनका पहला अफसाना शाये हुआ था। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना कब शाये हुआ था, तो 1964 ईस्वी में। याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इनका कुछ अफसाना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग देख लीजिए। नंगी दोपहर का सिपाही, ये भी इनका ही अफसाना है जो कब प्रकाशन हुआ था? 1977 ईस्वी में। और दूसरा क्या है? मुअब्बर। और मुअब्बर का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1987 ईस्वी में। और एक है शिकस्ता बुतों के दरमियान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका अफसानों का किताब है। शिकस्ता बुतों के दरमियान जो है बहुत ही मोस्ट वीआई अफसाना है। और इसी अफसाना से यही अफसाना बहुत फेमस हुआ था। और इसी अफसाना का जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे इब्राहिम सुक्का, वो इसी अफसाना का कहानी है। तो शिकस्ता बुतों के दरमियान कब प्रकाशन हुआ था? तो 2001 ईस्वी में। ये बहुत ही फेमस हुआ था और इसी की वजह से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का ज़्यादा मशहूर हो गए थे। इनके अफसानवी मजमूए हैं माहम की खारी। माहम की खारी जो है ये इनका तर्जमा है। मराठी में एक किताब का नाम है माहम की खारी, उनका तर्जमा ये किए थे श्रीपाद कृष्ण कौल हंकर की किताबें है। माहम की खारी जो है किसकी है? कृष्ण कौल हंकर की किताबें है। इन्होंने मराठी से तर्जमा की है। माहम की खारी जो है कृष्ण कौल हंकर की किताबें थी जिन्हें सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने मराठी से तर्जमा की है उर्दू में। और इनके हिंदी में भी कुछ अफसानों मजमुआ है, देखिए उनका नाम दिया हुआ हिंदी में। इनके अफसानों मजमुआ का कामधेनु। हिंदी में जो इनके अफसानवी मजमूए का नाम है वो क्या है? कामधेनु। जिनकी प्रकाशन कब हुआ था? 1988 ईस्वी में। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का हिंदी अफसानवी मजमुआ जो कामधेनु है उनका प्रकाशन कब हुआ था, यानी कि इशाअत कब हुआ था। आपके एग्जाम में इशाअत दिया रहता है या शाये दिया रहता है, तो उसका मतलब होता है प्रकाशन। याद रखना है। तो कब हुआ था? तो 1988 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं।
नेशनल बुक ट्रस्ट ने इनकी मर्तबा और मुतरजमा किताब औसरी हिंदी की कहानियाँ 1995 ईस्वी में शाये किया था। नेशनल बुक ट्रस्ट जो है इनकी मर्तबा मतलब तर्जमा जो किए थे, कौन किताब था? औसरी हिंदी कहानियाँ, जिसकी प्रकाशन कब हुआ था? 1995 ईस्वी में। देखिए शाये दिया हुआ था, शाये का मतलब ही होता है प्रकाशन, तो इसलिए हम बार बार प्रकाशन बोल रहे हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा। उसके बाद 1998 ईस्वी में इन्होंने साहित्य अकादमी का तर्जमा अवार्ड दिया। उसके बाद 1998 ईस्वी में इन्होंने साहित्य अकादमी का तर्जमा अवार्ड दिया गया। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार और एक उर्दू एकेडमियों ने इन्हें मुअद्दद बार इनामात से नवाजा गया। क्या कहा जा रहा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार उर्दू एकेडमियों से इन्हें बार बार इनामात से नवाजा गया। 2004 ईस्वी में शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब के लिए इन्हें साहित्य एकेडमी इनाम से सरफराज किया गया। साहित्य एकेडमी से कौन सा किताब? शिकस्ता बुतों के दरमियान, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कब उसका शाये हुआ था, यानी कि प्रकाशन 2001 ईस्वी में। उसी किताब को लेकर 2004 ईस्वी में शिकस्ता बुतों के दरमियान से इन्हें साहित्य एकेडमी इनाम से भी सरफराजा गया था। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सलाम बिन रज़ाक़ को साहित्य एकेडमी इनाम किस किताब के वजह से मिला था, तो शिकस्ता बुतों के दरमियान जो किताब है उसके वजह से। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए, तो आगे देखते हैं। जदीयत के बाद हम असर अफसाने की जो नई नस्ल हमारे सामने आई है, इसमें सलाम बिन रज़ाक़ सबसे मुअतबर लिखने वाले तस्लीम किए जाते हैं। मतलब पुराने ज़माने के बाद हम असर अफसाने की जो नई नस्ल हमारे सामने आई है, उसमें सलाम बिन रज़ाक़ जो है सबसे मुअतबर मतलब बहुत फेमस अफसाना लिखने वाले तस्लीम किए जाते हैं। इन्होंने अलामती तराज इजहार में सराहत का तौर शामिल करके ये रास्ता दिखाया है कि हमारी रिवायती अफसाने का जादू अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और नए अफसानों में इसके लहू को शामिल कर लिया जाए तो बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं। और नई जो अफसाने, जितना भी नए नए अफसाना होता है, उनमें इनके अफसानों के लहू को अगर शामिल कर लिया जाए तो बेहतर नतीजा सामने आएगा। नफ्सियाती सतह पर अपने किरदारों के दाखिल में उतरने के बेपना सलाहियत सलाम बिन रज़ाक़ में मौजूद है। इनके अक्सर व बेशतर किरदार हमारे आसपास की ज़िंदगी में मौजूद है। मतलब इनके अफसानों के किरदार जो होते हैं, किरदार मतलब आप लोग समझते हैं ना, कैरेक्टर, वो सलाम बिन रज़ाक़ का अक्सर व बेशतर किरदार जो है हमारे आसपास की ज़िंदगी में मौजूद है। कमज़ोर और मुश्किल हालात में फंसे इंसानों की तबीयतें, इनका झुकाव उनकी आवाम दोस्त फ़िक्र का वमाज़ है। सलाम बिन रज़ाक़ के यहाँ ऐसे किरदारों पर अच्छी खासी तवज्जो है। सलाम बिन रज़ाक़ के यहाँ जो है ऐसे किरदारों पर अच्छी खासी तवज्जो है जिनके साथ कुदरत या हालात ने इंसाफ नहीं किया। मतलब क्या है? सलाम बिन रज़ाक़ के यहाँ जो है ऐसे किरदारों पर अच्छी तवज्जो, ख़ास मतलब ध्यान दिया गया है जिसके साथ कुदरत यानी कि ऊपर वाला और हालात ने इंसाफ नहीं किया है। इनकी ज़िंदगी का हर सरा उलझ गया है, वक्त के जबरे से वह अजीब अलखत हो गए हैं, लेकिन इनके तय्यते वाज़े इंसानी बर्ताव की सलाम बिन रज़ाक़ भरपूर वकालत करते हैं। फसादात और नए समाजी और मजहबी तनाज़र का भी इन्होंने अपने अफसानों में बाज़ाब्ता मुताला किया है। तो आप लोग सलाम बिन रज़ाक़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा रहा आज का क्लास। तो चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? इब्राहिम सुक्का, और इसके मुसन्निफ़ सलाम बिन रज़ाक़ थे, जिसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। और इस कहानी में यानी कि इब्राहिम सुक्का जो कहानी है वो सलाम बिन रज़ाक़ का, और ये कहानी आप लोग पढ़िएगा तो उसमें आप लोग को पूरा समझ में आएगा। सलाम बिन रज़ाक़ खुद शामिल है उस कहानी में और वो बता रहे हैं। तो हम बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। अब्दुल रब, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? अब्दुल रब, उसके बाद ये है, तो इसका मतलब अब्दुल रब कह रहे हैं आपके स्कूलों की तालीमी हालात इत्मीनान बख्श है। मैंने अपने रिमायर किस में तफसील से इसका जिक्र कर दिया है। फिर शुक्रिया सर, अब्दुल रब का चेहरा खुल गया। फिर कहते हैं शुक्रिया सर, तो अब्दुल रब का चेहरा जो है खिल उठा। अब मैं कुछ देर बाहर खेतों में टहलना चाहता हूँ, मैंने ऐनक लगाते हुए कहा। अब क्या मतलब शुक्रिया सर कौन कह रहे हैं? सलाम बिन रज़ाक़ कह रहे हैं शुक्रिया सर, तो अब्दुल रब का चेहरा जो है खिल उठा। उसके बाद सलाम बिन रज़ाक़ फिर कह रहे हैं अब मैं कुछ देर बाहर खेतों में टहलना चाहता हूँ, मैंने ऐनक लगाते हुए कहा। ऐनक लगाते हुए कहा मतलब चश्मा लगाते हुए कहा। अगर आप चाहे तो किसी को आपके साथ दे दूँ, मतलब फिर उसके अब्दुल रब जो है वहाँ के टीचर वो कह रहे हैं अगर आप चाहे तो किसी को आपके साथ दे दूँ क्या?
तो फिर सलाम बिन रज़ाक कहते हैं नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सर रात के खाने का इंतज़ाम गरीब खाने पर किया है, आएंगे ना? फिर अब्दुल रब कहते हैं सर रात के खाने का इंतज़ाम जो है गरीब खाने पर किया है, आएंगे ना आप? तो फिर सलाम बिन रज़ाक कहते हैं ठीक है, मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा। फिर मैंने स्कूल की इमारत से बाहर निकलकर खुली हवाओं में एक गहरी सांस ली। सामने खेतों का लामतना ही सिलसिला फैला हुआ था। फसल कट चुकी थी, अलबत्ता कटे हुए पौधों के ठट खेतों से झांक रहे थे। दाएं तरफ मस्जिद का हरा गुंबद और इसका ऊंचा मीनार नज़र आ रहा था। मतलब सामने जो खेत थी उसमें फसल कट चुकी थी, अलबत्ता कटे हुए पौधों के ठट जो है खेतों से झांक रहे हैं। दाएं तरफ मतलब सलाम बिन रज़ाक जहाँ खड़े थे वहाँ से दाएं तरफ मस्जिद का हरा गुंबद और उसका ऊंचा मीनार नज़र आ रहा है। पास ही तालाब में दो चार बच्चे नहा रहे थे। पास में एक तालाब थे जहाँ दो चार बच्चे नहा रहे थे और तालाब की दूसरी सीमेंट की चिमनी से धुआं निकलता दिखाई दे रहा था। और तालाब के दूसरी बगल जो है टेम्पल राइस की मिल जो है चिमनी से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। राइस मिल की धक धक की हल्की हल्की आवाज़ यहाँ से भी सुनाई दे रही थी। राइस मिल जो है, राइस मिल मतलब चावल की मिल, वहाँ चावल मिल की धक धक आवाज़ जो है हल्की हल्की आवाज़ यहाँ से भी सुनाई दे रही थी, जैसे सन्नाटे का दिल धड़क रहा हो। धूप अपने पर समेट रही है। एक मिनट रुक जाइए। धूप अपने पर सिमट रही है और शाम के साये लंबे हो गए थे। मैंने मुड़कर देखा, स्कूल की इमारत बहुत पीछे रह गई है। मतलब फिर सलाम बिन रज़ाक मुड़कर देखते हैं तो स्कूल की इमारत जो है वो बहुत पीछे रह गई थी। 25 बरस पहले धूरन गांव मेरी याददाश्त में ज़िंदा हो रहा था। मतलब सलाम बिन रज़ाक जो है यही स्कूल में 25 बरस पहले टीचर थे और वो 25 बरस बाद फिर आते हैं वहाँ घूमने के लिए, वहाँ का जायज़ा लेने के लिए। तो वही कह रहे हैं 25 बरस पहले धूरन गाँव। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा सलाम बिन इब्राहिम सुक्का, अफसाना इब्राहिम सुक्का में किस गांव का जिक्र किया गया है, तो धूरन गांव का। याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 25 वर्ष पहले का धूरन गांव मेरी याददाश्त में ज़िंदा हो रहा था। अरसा हुआ मतलब बहुत ज़माना हुआ इस गांव और देहात की हर एक बात को एक नाखुशगवार ख्वाब की तरह भुला चुका था। मतलब अरसा हुआ, बहुत ज़माना हो गया इस गांव और देहात की हर एक बात को एक नाखुशगवार ख्वाब की तरह भुला चुका था। मगर किसे पता था कि 25 बरस बाद मुझे एक बार फिर यहाँ एक इंस्पेक्टर की हैसियत से उसी स्कूल का मुआयना करने आना पड़ेगा। मतलब क्या कह रहे हैं सलाम बिन रज़ाक, कह रहे हैं बहुत साल पहले हम इस गांव का और देहात का पूरा नाखुशगवार और ख्वाब जो है भुला चुका था, मगर किसे पता था 25 साल के बाद फिर मुझे इस स्कूल का इंस्पेक्टर की हैसियत से मुआयना करने आना पड़ेगा, जहां एक मुदर्रिस की हैसियत से मेरा तकर्रुर हुआ था। मतलब जहां वो स्कूल में सलाम बिन रज़ाक का जो है एक टीचर की हैसियत से नौकरी बहाली हुआ था। इन दिनों धूरन गांव में ना बिजली थी। मतलब जब वो नौकरी करते थे उन दिनों की बात है, उन दिनों ना धूरन गांव में ना बिजली थी, ना नल आया था। लोग कुएं का पानी पीते और अक्सर नारों जैसे मौजी मर्ज में मुब्तला रहते थे। मतलब उस टाइम में ना बिजली थी और ना नल आया था, तो लोग कुएं का पानी, जब नल नहीं था तो लोग कुआं के पानी पिया करते थे और अक्सर नारों जैसे मौजी मर्ज में मतलब बीमारी में मुब्तला रहते। जब मुझे तकर्रर की और ऑर्डर मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मुदर्रिस बनना मेरा ऐसा ख्वाब था जैसे मैं बचपन से देखता आया था। मतलब सलाम बिन रज़ाक बोल रहे हैं मुदर्रिस बनना मेरा ऐसा ख्वाब था जैसे जो मैंने बचपन से देखता आया था, मगर अहबाब व रिश्तेदारों ने नारों का ऐसा नक्शा खींचा कि मेरे तस्वुर में नारों का कीड़ा किसी खौफनाक अंदेशे की तरह कुलबुलाने लगा। लंबा और लजलजा कीड़ा जो किसी केंचुए के मानिंद टखने के ऊपर छोटे से जख्म से निकलकर पहले पाँव फिर पूरे बदन के गर्दा धागे की तरह लपट जाता है, मगर ये खौफ आर्जी था। मुलाजमत मतलब नौकरी मिलने की खुशी रफ्ता रफ्ता मेरे हर खौफ पर गालिब आ गई थी। और ऑर्डर के मुताबिक मैं तीसरे रोज़ धूरन गांव, क्या कहा जा रहा है, एक मिनट रुकिए। ऑर्डर के मुताबिक सलाम बिन रज़ाक बोल रहे हैं, ऑर्डर के मुताबिक मैं तीसरे रोज़ धूरन गांव के स्कूल में हाजिर हो गया था। स्कूल में मेरे अलावा 2 उस्तादा और थे। जब मैं स्कूल गया था तो मेरे अलावा 2 टीचर और थे। जनाब बदरुद्दीन स्कूल इंचार्ज, मतलब एक थे जनाब बदरुद्दीन, जो कौन थे, स्कूल इंचार्ज। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा
धुरन गांव के जो स्कूल है उसमें दोनों टीचर का नाम क्या था, तो एक का नाम है जनाब बदरुद्दीन जो स्कूल इंचार्ज थे, और दूसरे अमीर अली जो मेरी तरह मुआविन मदर्रिस थे, जो मेरी तरह आम मदर्रिस टीचर थे। अमीर अली की सर्विस 15 बरस पुरानी थी। अमीर अली की सर्विस जो है यानी कि नौकरी 15 बरस पुरानी थी। इनके पिछले साल ही यहाँ तबादला हुआ था, मतलब ये 15 वर्ष से नौकरी कर रहे थे और ये पिछले साल ही ये धुरन गांव में आए थे। इन्होंने स्कूल के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर ले रखा था, मतलब अमीर अली जो है स्कूल के पास एक छोटा सा कमरा यानी कि रूम किराए पर ले रखा था। अमीर अली ने मुझे भी अपने साथ रहने की दावत दी। अमीर अली जो है वो सलाम बिन रज़ाक को भी अपने साथ रहने की दावत दी, जिसे मैंने बखुशी कबूल कर ली। इस तरह रहाइश का मसला हल हो गया, मतलब इस तरह रहने का मसला हल हो गया। अब कहाँ रहेंगे, जब अमीर अली उसको रहने के लिए दावत दे रहे हैं तो वो भी कबूल कर लेते खुशी खुशी, और इसी तरह रहने का मसला हल हो गया। स्कूल में हाजिर होने के दूसरे दिन, जब स्कूल में गए तो दूसरे दिन का वाक़या है। अमीर अली सुबह की चाय पी रहे थे। अमीर अली जो है सुबह चाय पी रहे थे। दुबला पतला मगर मजबूत हाथ पाँव वाला 20-25 वर्ष का एक नौजवान पानी की मश्क लिए कमरे में दाखिल हुआ। मतलब ये कहानी कब की है, जब वो 25 बरस पहले धुरन गांव में मुदर्रिस थे तब की बात कह रहे हैं। एक टीचर थे अमीर अली जो 15 बरस से मतलब नौकरी में थे, लेकिन पिछले साल ही यहाँ आए थे, और सलाम बिन रज़ाक का दूसरा दिन था। तो वही बता रहे हैं, स्कूल में हाजिर होने के दूसरे दिन में और अमीर अली सुबह के चाय पी रहे थे। मैं और अमीर अली यानी कि सलाम बिन रज़ाक और अमीर अली दोनों जो है सुबह के चाय पी रहे थे, और एक दुबला पतला मगर मजबूत हाथ पांव वाला 20-25 बरस का एक नौजवान पानी की मश्क लिए कमरे में दाखिल हुआ। कौन था वो नौजवान? वही है इब्राहिम, उसी का नाम इब्राहिम सुक्का है, और उसी पर पूरा कहानी। अब कहानी पढ़ने में मज़ा आएगा। तो वो लड़का जो आया, सलाम अलैकुम मास्टर साहब, मतलब वो लड़का आया और दूर से ही कह रहा है सलाम अलैकुम मास्टर साहब। इसने हमें सलाम किया और अपनी मश्क से हमारा मटका और बाल्टी भर दिया। यानी कि उसने सलाम किया और अपनी मश्क मतलब वो पानी लेकर जो आया था उससे हमारा मटका और बाल्टी भर दिया। फिर अपनी ढीली ढाली फटी आस्तीन से माथे का पसीना पोंछता हुआ मेरी तरफ देखकर अमीर अली से मुखातिब हुआ। मतलब वो अपनी ढीली ढाली कपड़ा फटी हुई आस्तीन से माथे का पसीना मतलब सर का पसीना पोंछता हुआ मेरे तरफ देखकर अमीर अली से मुखातिब हुआ। लगता है नए मास्टर साहब है। मतलब वो इब्राहिम सुक्का जो है वो कह रहे हैं अपना पसीना पोंछते हुआ अमीर अली से, लगता है ये नए मास्टर साहब है। तो फिर अमीर अली कहते हैं हाँ। अमीर अली ने चाय की सप ली और फिर मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोले, शेख साहब ये इब्राहिम सुक्का है। मतलब अमीर अली जो है मुस्कुराकर फिर सलाम बिन रज़ाक से कहते हैं, शेख साहब ये जो है इब्राहिम सुक्का है, उसे लोग अबू के नाम से पुकारते हैं। समझिए अबू गानों का इकलौता साक़ी है। समझिए अबू जो है गानों का इकलौता साक़ी है। साक़ी मतलब होता है पानी पिलाने वाला। सब उसी के हाथ का पानी पीते हैं। तो फिर सलाम बिन रज़ाक कहते हैं, अच्छा अच्छा। मैंने इब्राहिम सुक्का उर्फ अबू की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। मतलब सलाम बिन रज़ाक जो है अच्छा अच्छा मैं इब्राहिम सुक्का की तरफ देखते हुआ गर्दन हिला देते हैं। इब्राहिम अपनी तारीफ़ खुश हो गया। मतलब इब्राहिम जो है अपनी तारीफ़ सुनकर खुश हो गया था। इसने अब एक महबूब मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। फिर इब्राहिम सुक्का जो है एक मुस्कुराते हुआ सलाम बिन रज़ाक की तरफ देखा और मुझे सलाम करता हुआ खाली मशक़ा लिए हुए बाहर चला गया। और फिर सलाम करते हुआ पानी का जो मश्क था वह खाली लेकर चला गया। इसके पैरों में चप्पल नहीं थी। मतलब इब्राहिम सुक्का जो थे उनके पैरों में चप्पल नहीं थे और वह ज़मीन पर पाँव जमा जमा कर चलता था। चलने में वह ज़र आ गए कि झुक जाता था। शायद मशकीज़ा उठा उठा कर उससे उस तरह चलने की आदत सी हो गई है। मतलब शायद उसे मशकुरा जो पानी का मटका होता है उसे उठा उठा कर उस तरह के चलने की आदत सी हो गई है। इसके बदन पर एक बोसीदा कोट था। इसके बदन पर जो है एक कोट था, बोसीदा कोट, जिसके फोसरे निकल आए थे। इसने हाफ पैंट पहन रखी थी। मतलब इब्राहिम सुक्का जो है हाफ पैंट पहन रखी थी, जिसके एक पांजे में बड़ा सा पेवंद लगा हुआ था। जिसके एक पांजे में हाफ पैंट में मतलब एक तरफ बड़ा सा पेवंद लगा हुआ था। पेवंद किसको कहते पता है? जब कपड़ा फट जाता है तो पहले के ज़माना में उसको पेवंद मतलब उस पर एक कपड़ा लगा कर सिलाई मशीन से सिल दिया जाता था, उसी को पेवंद कहा जाता है। पेवंद हमारे नबी के टाइम में भी लगाए जाते थे। तो उसके पांजे पर
बड़ा सा पायबंद लगा हुआ था जो दूर से भी नज़र आ जाता था, मतलब इतना बड़ा सा पायबंद था जो दूर से ही नज़र आ जाता था। इब्राहिम उर्फ अबू की शख्सियत में ऐसी कोई जाज़बियत या गैर मामूली बात नहीं थी कि उसे याद रखा जाता, मगर आगे चलकर धीरे धीरे इब्राहिम सुक्का की शख्सियत मुझ पर किसी परा असरार मंजर की तरह मुनकशफ होती चली गई। मतलब इब्राहिम सुक्का की कोई ऐसी बात नहीं है जिसे याद रखा जाए, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे इब्राहिम सुक्का की शख्सियत जो है मुझ पर बहुत तरह के मतलब बहुत ही ज़्यादा मुनकशफ होती चली गई। एक दिन कमरे में लेटा शौक लखनवी की ज़हरे इश्क पढ़ रहा था। मतलब सलाम बिन रज़ाक जो है एक दिन रूम में लेटा हुआ शौक लखनवी की ज़हरे इश्क पढ़ रहा था। ज़हरे इश्क जो आप लोग शौक लखनवी का क्लास 10th में नज़म पढ़े होंगे, तो उसी का सलाम बिन रज़ाक जो है कमरे में लेटा लेटा शौक लखनवी की ज़हरे इश्क पढ़ रहा था। कर दिए जिसने घर के घर खाली, कर दिए जिसने घर के घर खाली, ये शायर है। कर दिए जिसने घर के घर खाली, कर दिए जिसने घर के घर खाली, ये शौक लखनवी का ज़हरे इश्क का शायर है। बड़ा लुत्फ़ आ रहा था, मतलब ये जब पढ़ रहे थे नज़म तो बड़ा लुत्फ़ यानी कि मज़ा आ रहा था। फिर सलाम अलैकुम की आवाज़ कान में पड़ी, मतलब फिर सलाम अलैकुम की आवाज़ कान में पड़ी, चौंक कर देखा। मतलब इब्राहिम सलाम बिन रज़ाक जो है वो रूम में नज़म पढ़ रहे थे, किसकी, शौक लखनवी की ज़हरे इश्क पढ़ रहे थे, तो उधर से सलाम अलैकुम की आवाज़ कान में पड़ी, चौंक कर देखा इब्राहिम सुक्का मशकेज़ा लिए कमरे में दाखिल हो रहा था। मैंने सलाम का जवाब दिया और फिर दोबारा किताब में मनहमक हो गया। मतलब मैंने सलाम का जवाब दिया और फिर दोबारा किताब में व्यस्त हो गए। इब्राहिम ने कमरे में रखे तीनों खाली बर्तन भर दिए। इब्राहिम जो है कमरे में रखे तीनों खाली बर्तन को भर देते हैं। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, मास्टर साहब एक बात पूछूं? तो फिर सलाम बिन रज़ाक कहते हैं, हाँ हाँ पूछो, क्या बात है? मैंने खुश दिली का मुजाहरा करते हुए कहा, हालांकि सच तो यह है कि मुझे ज़हरे इश्क में कदर मज़ा आ रहा था, उस वक्त उसका यूँ खंडक डालना अच्छा नहीं लगा। मतलब सलाम बिन रज़ाक कह रहे हैं हालांकि उस वक्त मुझे ज़हरे इश्क जो है उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और उस वक्त इब्राहिम सुक्का आते और उसको डिस्टर्ब करते, उसमें उसका अच्छा नहीं लगा। तो फिर इब्राहिम सुक्का क्या कहते हैं, मास्टर साहब सुना है आप शायरी करते हैं। देखिए इब्राहिम सुक्का मास्टर साहब से कहते हैं, यानी कि सलाम बिन रज़ाक से कहते हैं, मास्टर साहब सुना है आप शायरी करते हैं। मुझे शायर व शायरी से रुग़बत थी और फुर्सत के अक़ाब में शुगल के तौर पर तकबंदी भी कर लेता था। 4-6 गज़लें छोटे छोटे मोटे अखबारों में छपी थी, 2-4 मुशायरे भी सर कर लिए थे, मगर इस सुक्का को मेरी शायरी से क्या लेना देना। मतलब बोल रहा है इब्राहिम सुक्का जो है, मास्टर साहब सुना है आप शायरी भी करते हैं, मुझे शायर व शायरी से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और फुर्सत के मतलब टाइम नहीं मिला, जिसके कारण परतकबंदी भी कर लेता था। 4-6 गज़लें छोटे मोटे अखबारों में छपी थी, 2-4 मुशायरे भी सर कर लिए थे, मतलब 2-4 मुशायरे भी याद कर लिए थे, मगर इस सुक्का को मेरी शायरी से क्या लेना देना। तुमसे किसने कहा? मैंने खुश्क लहजे में पूछा। मतलब फिर सलाम बिन रज़ाक कहते हैं, तुमसे किसने कहा कि मैं शायरी भी करता हूँ? मैंने खुश्क यानी कि हंसते हुए अंदाज में क्या पूछा। तो फिर इब्राहिम सुक्का कहता, अब्दुल्ला भैंसा बोल रहा था। अब्दुल्ला भैंसा, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इब्राहिम सुक्का, अब्दुल्ला भैंसा कौन सा अफसाना किरदार है? तो ये इब्राहिम सुक्का का किरदार है, याद रखना। ये भी आगे चलकर आपको पढ़िएगा। इब्राहिम सुक्का जो है, अब्दुल्ला भैंसा जो है सरपंच का लड़का है। कौन अब्दुल्ला भैंसा? फिर मास्टर साहब कहते हैं, कौन अब्दुल्ला भैंसा? मैंने कदरे हैरत से पूछा। तो फिर इब्राहिम सुक्का कह रहे हैं, सरपंच का लड़का अब्दुल्ला भैंसा। मुझे अंदर से थोड़ी सी खुशी हुई कि अब लोग बाग इधर उधर मेरी शायरी का जिक्र करने लगे। मतलब फिर सलाम बिन रज़ाक कह रहे हैं, मुझे अंदर से थोड़ी सी खुशी हुई कि अब लोग जो है इधर उधर मेरी शायरी का जिक्र भी करने लगे। अब्दुल्ला भैंसा जो है इब्राहिम सुक्का कहते हैं, मास्टर साहब शायरी भी करते हैं। अगरचे ये जिक्र करने वाले अब्दुल्ला भैंसा जैसे लोग ही क्यों ना हो। मतलब मास्टर साहब कह रहे हैं, अगरचे जिक्र करने वाले लोग अब्दुल्ला भैंसा जैसे लोग ही क्यों ना हो, मगर मैंने अपनी वली मुसर्रत को ज़ाहिर नहीं होने दिया। मतलब मैंने अपनी खुशी को ज़ाहिर मतलब दिखाना नहीं चाहता, ज़ाहिर नहीं होने दिया, मतलब पता नहीं चलने दिया कि मैं अंदर अंदर खुश हूँ, बल्कि उससे अंदर ही अंदर उस तरह छुपा लिया जैसे कंजूस अपनी दौलत छुपाता है। मास्टर साहब फिर बोल रहे हैं, मैंने उस खुशी को अपने अंदर इस तरह छुपा लिया जैसे एक कंजूस अपनी दौलत छुपाता है। उसी तरह अपने लहजे को खुश रखते हुए कहा,
पता नहीं तुम किस अब्दुल्ला भैंसा की बात कर रहे हो। मतलब वो अपनी खुशी को अंदर छुपा लेते हैं और फिर कहते हैं पता नहीं तुम किस अब्दुल्ला भैंसा की बात कर रहे हो। तो फिर इब्राहिम सुक्का कह रहे हैं पर आप शायरी करते हैं ना क्या। तो इब्राहिम के लहजे में एक तजस्सुस के साथ दबा जोश था। जैसे ये जान लेने के बाद मैं शायर कहता हूँ, मतलब ये जान लेने के बाद मैं शायर कहता हूँ वो कोई बड़ी शर्त जीतने वाला है। मतलब इब्राहिम सुक्का के अंदर ऐसी बात थी जैसे वो जान लेने के बाद वो कोई बहुत बड़ी शर्त जीतने वाला है, इस तरह वो सवाल कर रहा है। पानी भरने वाले एक भश्ती का शायरी के बारे में इस कदर इश्तियाक ज़ाहिर करना मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब सलाम बिन रज़ाक कह रहे हैं पानी भरने वाला भिश्ती जो है उसका शायरी के बारे में इस तरह सवाल करना मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर चूँकि इस इस्तफसार मेरी शायरी से मुताल्लिक था इसलिए मेरा लहजा कदर के मुलायम पड़ गया। मैंने कहा हाँ करता हूँ मगर तुम क्यों पूछ रहे हो। फिर सलाम बिन रज़ाक कहते हैं हाँ करता हूँ मैं मगर तुम क्यों पूछ रहे हैं। तो फिर इब्राहिम सुक्का क्या कहते हैं, बात ये है मास्टर साहब के मैं भी थोड़ी बहुत शायरी करता हूँ। मतलब जब सलाम बिन रज़ाक कहते हैं हाँ करता हूँ मगर तुम क्यों पूछ रहे हैं, तब इब्राहिम सुक्का कहते हैं बात ये है कि मास्टर साहब मैं भी थोड़ी बहुत शायरी करता हूँ। क्या कि मैंने ताज्जुब से पूछा, क्या मैंने ताज्जुब से, यानी कि सलाम बिन रज़ाक फिर ताज्जुब से पूछता क्या तुम शायरी करते हो। तो फिर इब्राहिम सुक्का कहते हैं जी हाँ मगर गांव में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, इजाज़त दो तो कल आकर आपको सुनाऊँ। फिर इब्राहिम सुक्का कहते हैं जी हाँ मैं शायरी करता हूँ मगर गांव में लोग सब जो है मेरा मजाक उड़ाते हैं, इजाज़त आप दीजिएगा तो कल आकर मैं आपको सुनाऊँ। पहले तो जी में आया सख्ती से मना कर दूँ। फिर सलाम बिन रज़ाक कहते हैं पहले तो मन में आया सख्ती से मना कर दूँ मगर उसके लहजे व लजाजत और इश्तियाक देखकर एकदम मन से मना करना अच्छा नहीं लगा। मतलब वो इब्राहिम सुक्का जो है जिस तरह से सवाल कर रहा है उसकी लहजे और शौक़ को देखकर एकदम से मना करना अच्छा नहीं लगा। मैंने पूछा तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो। मतलब फिर मास्टर साहब पूछते हैं तुम कहाँ तक पढ़े हो। तो फिर इब्राहिम सुक्का कहते हैं मैं चौथी में था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इब्राहिम सुक्का कहाँ तक पढ़े हुए थे, तो चौथी क्लास तक। याद रखना है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, हम बता दे रहे हैं बार बार क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। वहाँ पर आप लोग को हम हाईलाइट कर दिए, आप लोग देख लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरा नंबर आप मेरे चैनल पे जाइएगा तो वहाँ उस पर नाम मेरा लिखा होगा MD अमानत और उस पर मेरा नंबर होगा 9835659211। आप लोग वहाँ से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा सर मुझे PDF चाहिए, तो हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। और आप लोग नंबर सेव कर लेते हैं तो आपको ये नंबर बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आपको अगर कोई सा भी डाउट हो तो आप बिना झिझक के आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरह बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करके समझाएंगे। तो इब्राहिम सुक्का क्या कहते हैं, मतलब मास्टर साहब फिर पूछते हैं तुम कहाँ तक पढ़े हो। तो इब्राहिम सुक्का कहते हैं मैं चौथी में था कि मेरे बाप को नारू हो गया था। मतलब नारू एक बीमारी का नाम है। तो इब्राहिम सुक्का कह रहे हैं मैं जब चौथी क्लास में था तो मेरे बाप को नारू हो गया था, उसका सीधा पाँव बेकार हो गया था। मतलब उसका सीधा पाँव जो है बेकार हो गया। बाप का काम मुझको संभालना पड़ा, बाप का काम जो है मुझको संभालना पड़ा। गोया पानी भरने का काम तुम्हारा आबाई पेशा है। मतलब सलाम बिन रज़ाक कहते हैं पानी भरने का काम जो है तुम्हारा आबाई पेशा है। आबाई मतलब ख़ानदानी पेशा है। मेरे लहजे में छुपी हकारत को वो समझ नहीं पाया। मतलब मेरे लहजे में छुपी हकारत, हकारत मतलब होता है नफ़रत, तो वो समझ नहीं पाया। आबाई यानी क्या, फिर वो पूछता है आबाई यानी क्या। तो फिर मास्टर साहब कहते हैं यानी पानी भरने का काम तुम्हारा ख़ानदानी पेशा है। तो ये फिर इब्राहिम सुक्का कहते हैं यही समझिए मेरा बाप तो यही काम करता था, दादा क्या करता था मालूम नहीं। मतलब यही समझिए मेरा बाप तो यही काम करता था और दादा क्या काम करता था वो मुझे मालूम नहीं। फिर तुम्हारे बाल बच्चे, इसकी ज़ात में मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। अभी तक शादी नहीं हुई तो बाल बच्चा कहाँ से होगा मास्टर साहब। मतलब मास्टर साहब पूछ रहे तुम्हारे बाल बच्चा क्या करते हैं। उसकी ज़ात में मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी, मतलब उससे बातचीत करने में मेरी दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो फिर इब्राहिम सुक्का कहते हैं अभी तक शादी नहीं हुई तो बाल बच्चा कहाँ से होगा मास्टर साहब। उसने कदर शर्माते हुए शौक़ी से कहा। मैं भी हंस दिया। तो फिर कब आऊँ, उसके लहजे में बेताबी थी। मतलब फिर इब्राहिम सुक्का कहते हैं मैं शायरी सुनाने के लिए कब आऊँ, उसके बात करने का जो लहजा था उसमें बेताबी थी, शौक़ था, एक ये था।
तो फिर मास्टर साहब कहते हैं कल मगरिब बाद आ जाना, मैंने यूं ही टालने के लिए कहा था। मतलब मास्टर साहब टालने के लिए कहता है कल मगरिब बाद आ जाना। अच्छी बात है, इसकी बाजें खुल गई। वह अपना मशकीज़ा बगल में दबाए हस्बे आदत जमा जमा कर कदम रखता हुआ और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इसके बदन पर वही कल वाला स्याह कोट और पेबंद ज़दा हाफ पैंट थी। हाँ हेलो हेलो। हाँ घर पर काहेला अभी नहीं जब अभी नहीं जो का है आमे खाएला आ हाँ आ ना वीडियो बना रही है तो थोड़ा देर रुक जाओ ना, बस 5 मिनट। छत पर ठीक। तो आगे क्या है, शाम को मैंने अमीर अली से इब्राहिम सुक्का का जिक्र किया कि कल मगरिब बाद मुझे वो अपनी शायरी सुनाने आ रहा है। मतलब शाम को अमीर अली से जब मास्टर साहब कहते हैं इब्राहिम सुक्का का जिक्र किया कि कल मगरिब बाद वो मुझे अपनी शायरी सुनाने आ रहा है, अमीर अली ने हंस दिए। अमीर अली को शायर व शायरी से कोई शगफ़ नहीं था। मतलब अमीर अली जो थे उसको शायर व शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं था। वह एक बसियार ख्वाब इंसान थे। मतलब वो अपने काम में व्यस्त थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, आगे पढ़िएगा। और मुदर्रिसी के पेशे में भी सिर्फ इसलिए आए थे कि उसमें मेहनत कम और आराम ज़्यादा था। मतलब अमीर अली थे जो वो टीचर के काम में भी इसलिए आए थे कि इसमें आराम ज़्यादा और मेहनत कम है। अलबत्ता वो ट्यूशन खूब करते थे, यानी कि वो ट्यूशन जो है खूब करते थे। धुरन गांव के लोग काफ़ी खुशहाल थे। तिजारत और ज़राअत इनके अहम पेशा थे। मतलब धुरन गांव का जो है लोग काफ़ी खुशहाल थे। तिजारत यानी कि बिजनेस करना और काम धंधा करना इनका अहम पेशा था। खूब मेहनत करते, खूब खाते और खूब बच्चा पैदा करते। मतलब धुरन गांव के लोग जो थे खूब मेहनत करते, खूब खाते और खूब बच्चा पैदा करते। अभी यहाँ तालीम का चलन आम नहीं था। मतलब धुरन गांव में अभी तालीम का चलन जो है आम नहीं था, मतलब बहुत कम था। ताहम वो प्राइमरी को ज़रूर तालीम दिलवाते। मतलब प्राइमरी स्कूल यानी कि चौथी पाँचवीं क्लास तक बच्चों की तालीम ज़रूर दिलवाते थे। चौथी तक स्कूल था। अगर बच्चे चौथी जमात कामयाब होने के बाद, मतलब चौथी क्लास पास हो जाने के बाद कारोबार में लग जाते या खेतों में काम करना शुरू कर देते। तो धुरन गांव में जो था बच्चा चौथा क्लास पास करने के बाद या तो अपने काम में लग जाते थे या कारोबार में या खेतों में काम करना शुरू कर देते थे। स्कूली तालीम के दौरान इन बच्चों को ट्यूशन दिलवाना यहाँ आम का रिवाज था। मतलब स्कूली तालीम यानी कि चौथा क्लास तक बच्चा जो पढ़ता था तो स्कूली तालीम के दौरान मतलब साथ साथ इन बच्चों को ट्यूशन दिलवाना यहाँ का आम रिवाज था। मुझे हैरत हुई जब अमीर अली ने बताया कि वो अपनी स्कूल की तनख्वाह से 2 गुना रकम ट्यूशन से कमाते हैं। मतलब सलाम बिन रज़ा कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुआ जब अमीर अली कहते हैं मैंने स्कूल का जो तनख्वाह है, यानी कि स्कूल का तनख्वाह मान लीजिए 5,000 है, तो वह ट्यूशन पढ़ा के 10,000 कमाता है, यानी कि 5 और 10 15,000, तो 2 गुना रकम है कमाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ट्यूशन के लिए बच्चे टीचर के पास बहुत कम आते हैं। ट्यूशन के लिए बच्चे जो है टीचर के पास बहुत कम आते हैं। टीचर को उनके घर जाना पड़ता है। मतलब ट्यूशन के लिए बच्चे टीचर के पास नहीं आते थे, बल्कि टीचर को बच्चे के घर पर जाना पड़ता था। यहाँ टीचर को ट्यूशन के लिए अपनी देवरी पर देरी देरी घर का देवरी जो होता है उस पर बुलाना हम चश्मों की में वक़ार की बात समझी जाती थी। मतलब कह रहे हैं यहाँ टीचर को ट्यूशन के लिए अपनी देवरी पर बुलाना हम चश्मों में वक़ार की बात समझी जाती, मतलब बहुत अच्छी बात समझी जाती थी। वैसे ये लोग टीचर का काफ़ी ख्याल रखते मतलब अमीर अली कह रहे हैं वैसे ये लोग जो है टीचर का काफ़ी ख्याल रखते थे। गांव के खाते पीते घरों की जानिब से टीचरों के लिए रोज़ाना बारियां मुकर्रर थी।
मतलब गांव के खाने पीने, गांव के खाते पीते घरों के, मतलब गांव में जो अच्छे घर थे उनमें से उनके तरफ से टीचरों के लिए रोज़ाना बारियां मुकर्रर थी खाने के लिए, जो आज इसके यहाँ से खाना जाएगा तो कल उसके यहाँ से जाएगा। तो जिस घर में खाने की बारी हुई वहाँ एक रोज़ पहले किसी बच्चे के ज़रिए याद दहानी करा दी जाती थी। मतलब जैसे गांव में किसी के यहाँ बारी है टीचर का, तो उसके मतलब जैसे कल मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो कल मेरा आपके यहाँ खाना का बारी है, तो किसी बच्चे के यहाँ तो हम आपको याद दिला देंगे कल आपके यहाँ मेरा बारी है खाना का। वही बात कह रहे हैं। वहाँ एक रोज़ पहले किसी बच्चे के ज़रिए याद दहानी करा दी जाती थी। दूसरे दिन दोनों वक्त कमरे पर खाने का तफन पहुँचा दिया जाता था। अमीर अली को तो खैर इस तगारे की आदी हो गए थे, मगर फिर मुझे शुरू में बड़ा तकल्लुफ़ हुआ। मतलब अमीर अली को तो आदत हो गया था, लेकिन मुझे शुरू में बड़ा तकल्लुफ़ परेशानी हुआ था, बल्कि शर्म भी महसूस हुई थी। मतलब शर्म भी महसूस हुई थी कि कैसे दूसरे के यहाँ का खाना खाए। अमीर अली ने दलील दी कि अमीर अली फिर मिसाल देते हैं कि इसमें शर्म की क्या बात है, ये हमारे मुल्क की कदीम रिवायत है, यानी कि हमारे मुल्क जो हिंदुस्तान है उसकी पुरानी रिवाज है। क्या तुमने नहीं पढ़ा कि पुराने ज़माने के अगर वो अपने शागिर्दों से पढ़ाने की फ़ीस नहीं लेते थे। मतलब पुराने ज़मानों के शागिर्द जो है पढ़ाने शागिर्दों से पढ़ाने के फ़ीस नहीं लेते थे, बल्कि उन शागिर्द उनके लिए भिक्षा मांग कर लाते थे। मतलब पुराने ज़माने में शागिर्द जो होता, मतलब स्टूडेंट जो होता, अपने टीचर को फ़ीस नहीं देते थे, बल्कि उन शागिर्द उनके लिए भिक्षा यानी कि भीख मांग कर लाते और उस पर उनका गुजारा होता था। वो ठीक है। फिर मास्टर साहब कहते हैं वो ठीक है, मैंने झिझकते हुए कहा, मगर हमें तो पढ़ाने की तनख्वाह मिलती है और हम ट्यूशन फ़ीस भी लेते हैं। मतलब मास्टर साहब कह रहे हैं हमें तो पढ़ाने की तनख्वाह मिलते है और हम ट्यूशन फ़ीस भी लेते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर मतलब अमीर अली कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तालीम का कोई मोल नहीं होता, मतलब तालीम का कोई कीमत नहीं होता है। मैं चुप हो गया। मतलब फिर सलाम बिन रज़ाक चुप हो जाता है। अमीर अली एक आदी मुफ्त खोर थे, मतलब उसको आदत हो गया था मुफ्त का खाने का। उन्हें कायल करना आसान काम नहीं था, मतलब उन्हें मेहनत करना आसान काम नहीं था। इब्राहिम सुक्का के ज़िक्र पर उन्होंने हंसकर इतना कहा, शेख साहब ये सब फजूल की बातें हैं, शायरी वायरी तजी औकात के, मतलब सिवाय कुछ नहीं। दो चार माकूल ट्यूशन कीजिए और पैसे कमाइए। इब्राहिम सुक्का तो बस्ती में वैसे भी नेम नेम पागल मशहूर है, आप इसके चक्कर में कहाँ पड़ गए। मतलब अमीर अली कह रहे हैं शेख साहब ये सब फजूल बातें हैं, शायरी वायरी जो है फजूल काम है, ये फालतू का टाइम बर्बाद होता है। आप दो चार ट्यूशन कीजिए और खूब पैसे कमाइए। इब्राहिम सुक्का तो बस्ती में वैसे भी पागल है, फेमस पागल है, आप इसके चक्कर में कहाँ पड़ गए। तो फिर अमीर अली इतना कहकर ट्यूशन को चल देते हैं। अमीर अली ये बात कहकर अपनी ट्यूशन को चल देते हैं। मुझे इनका इस कदर खरा खरा लहजा अच्छा नहीं लगा, मैंने पलट कर कुछ नहीं कहा, मतलब मैंने उसको जवाब नहीं दिया। इब्राहिम सलाम बिन रज़ाक कह रहे हैं दूसरे दिन मैं मगरिब बाद लेसन नोट तैयार कर रहा था। मतलब दूसरे दिन मैं मगरिब बाद लेसन मतलब सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट तैयार कर रहा था। इब्राहिम सुक्का सलाम अलैकुम का नारा बुलंद करते हुए कमरे में दाखिल हुआ। मैंने केरोसिन लैंप की धुंधली रोशनी में देखा, मतलब मैंने मिट्टी के तेल में जो लैंप जलता था उसके धुंधली रोशनी में देखा, वह दिन के मुकाबले में काफ़ी माकूल और नखरा नखरा लग रहा था। उसने सफ़ेद लट्ठे का कुर्ता और पैजामा पहन रखा था, पैर में मामूली सी चप्पल भी थी। और अब जो मगरिब बाद आया तो क्या सफ़ेद लट्ठे का कुर्ता और पैजामा पहन रखा था और पैर में मामूली मतलब नॉर्मल सा चप्पल भी था। बाल में तेल लगाकर उन्हें पीछे की तरफ सलीके से जमा दिया था, मतलब बाल में तेल लगाकर उन्हें पीछे की तरफ बाल को अच्छे तरीके से जमा दिया था। इस हाथ में एक नीली ब्याज थी। वो मेरे पास बैठा हुआ बोला। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया 38 मिनट का, इसलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम कल यहीं से शुरू करेंगे। तो चैप्टर पेज नंबर 80 चल रहा है, तो अगला चैप्टर अगला पार्ट इसी चैप्टर का अगला पार्ट हम कल लाएंगे। अगर आप लोग को क्लास आज का अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो कैसा लगा आज का क्लास, और आगे पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, अगर आप लोग पूरा पढ़िएगा। आखिर में होता है क्या, इब्राहिम सुक्का मतलब एक लड़की से प्यार कर बैठता था, उसके बाद वो लड़की का भाई उसको मार देता है। बहुत अच्छा कहानी है, आप लोग को आखिर में रोना आ जाएगा पूरा कहानी जब आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।